हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपके सामने जो पेपर होने वाला है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूँ। उसका जो अगला प्रश्न है, अरस्तू के अनुसार क्रांति के कारण और उनसे बचने के उपायों की विवेचना कीजिए। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। आपके सामने पता है, आपको पता है, इसी जो प्रश्न है काफ़ी बार अलग अलग विश्वविद्यालय में पूछा गया है, निबंधात्मक रूप से और लघुतरात्मक रूप से। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अन्य वीडियो देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर देख लेना वीडियो को। और ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ वो देखने को मिल जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो। इससे पहले अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना है फ्लिपकार्ट से या मिंत्रा से, तो आपको यहाँ पर प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे आपके सामने सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। अब बात करें सामान्य परिचय की, तो अरस्तु अरस्तु आपको पता है किसके शिष्य थे? प्लेटो के जो शिष्य के रूप में उनको जाना जाता है अरस्तु को। और उन्हें साथ के साथ किस नाम से जाना जाता है? राजनीति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। मतलब जो अरस्तु थे वो पहले उन कुछ व्यक्तियों में से थे जिन्होंने व्यवस्थित रूप से राजनीति की बात की थी। क्यों? जो आपके सामने प्लेटो थे, इन्होंने बात तो करी राजनीति की, लेकिन इन्होंने क्या कमी रखी? इन्होंने राजनीति और धर्म को दोनों को एक जगह कर दिया। समझ में आ गया? तो इसलिए क्या, राजनीति पर पूर्ण रूप से बात नहीं हो पाई, ज़्यादातर चीज़ें धर्म की ओर झुकाव पर रही। तो इनके द्वारा जो कृति लिखी गई है पॉलिटिक्स, वो उसमें किसकी बात की गई है? राज्य, संविधान और क्रांति जैसे विषयों की बात की गई है। तो इनके द्वारा जो पॉलिटिक्स नामक जो कृति लिखी गई, किताब लिखी गई, उसमें राज्य की बात की गई, संविधान और क्रांति जैसी चीज़ों की बात की गई है। अरस्तु के राज्य में संविधान में परिवर्तन के रूप में देखा गया वह राज्य को संतुलन से उत्पन्न होता था। तो अरस्तु ने क्या बताया कि क्रांति के बारे में इन्होंने ज़्यादातर अपने विचार रखे, क्योंकि प्रश्न क्रांति से संबंधित है। तो इन्होंने क्या कहा, क्रांति क्या होती है? आपका जो संविधान है या फिर पहले से जो परंपरागत जो समाज है उसमें बदलाव को इन्होंने क्या कहा? क्रांति के नाम से जाना जाता है। और वो क्रांति क्यों उत्पन्न होती है समाज में? वो इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि राजनीतिक असंतुलन देखने को मिलता है। मतलब क्यों? वो सीधी सीधी बात है, लोगों की कोई इच्छा ही वह पूरी को नहीं हो रही, एक कारण समाज में क्रांति देखने मिली। जैसे आज के टाइम में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा देखने मिल रही है, तो युवा एक जगह इकट्ठा होकर क्या करें, कोई प्रकार की क्रांति उत्पन्न कर दी। तो बात क्यों? ये क्योंकि बेरोजगारी है वह बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही है, जनता संतुष्ट को नहीं सरकार का फैसला से। अगला क्या है, अरस्तु के अनुसार क्रांति के मुख्य कारण क्या होते हैं? तो अरस्तु ने क्या बताया, क्रांति के होने के पीछे क्या क्या कारण होते हैं? पहला कारण होता है असमानता और अन्याय। मतलब जब थाना भी बेरा कोई भी क्रांति थारे घर में, एक छोटी सी बात देखो, थे दो भाई हो, है ना, एक भाई ने 10 बीघा जमीन दे दी, एक ने 5 बीघा जमीन दे दी, है ना। तो दूसरे वाला क्या करेगा? लड़ाई करेगा, क्रांति करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसके साथ क्या है? असमानता हुई है। तो यही है, जब समाज के किसी वर्ग के साथ अन्याय होता है, समान के अवसर नहीं मिलते हैं, तो उसको असंतोष उत्पन्न होता है। तो समाज का कोई भी तबका जिसको लगता है कि मुझसे ज़्यादा फायदा किसी और समाज को मिल रहा है, किसी और धर्म को मिल रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो कितने दिन वो सहेंगे? एक ना एक दिन उनके सहने की लिमिट है वो खत्म हो जाएगी और वो क्या करेंगे? क्रांति का मार्ग अपना लेंगे। तो समाज में पहली बार क्रांति होने के पीछे कारण क्या होता है? असमानता व अन्याय। क्या कहाँ पर लोगों है उनके साथ अन्याय देखने को मिलता है, तभी आपके सामने जो क्रांति है वो होती है। अगला क्या? संपत्ति और धन में असमानता। आपको पता है भाई, ज़्यादा आदमी ने અહીંયા महसूस हो जा कि यो आदमी काल तक मेरा बराबर था और यो मेहनत भी कौन करी, फिर भी मेरे इतना आगे निकल गो, है ना। और बहुत ज़्यादा अमीर है, यो ही सारा फायदा उठा रहा है, मैं मेहनत कर रहा हूँ और फिर भी इतना ज़्यादा मन फायदा कौन मिला, तो भी क्योंकि क्रांति देखने मिलेगी। तो अमीर और गरीब के बीच में जब खाई बढ़ती है तब सामाजिक तनाव और विद्रोह की स्थिति बनती है, क्योंकि ईर्ष्या होना किसी भी व्यक्ति का एक सामान्य मनोभाव है ना। तो यही होता है, जब अमीर और गरीब लोगों के बीच में बहुत बड़ी खाई देखने को मिल जाती है तो समाज में वो किसका रूप ले लेती है? क्रांति का रूप ले लेती है। अगला क्या है? व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और व्यक्तिगत स्वार्थ। तो कुछ लोगों में क्या होता है, आपके सामने सत्ता पाने की तीव्र इच्छा होती है। भाई कई लोगों के कि सत्ता राजनीति मानने को बहुत चाव है, और उनके लिए सबसे सरल मार्ग क्या है? क्रांति का माध्यम से। क्रांति का माध्यम से वह क्या है? बहुत आसानी से नेता बन सके हैं। अगला क्या है? राजनीतिक भ्रष्टाचार और प्रशासनिक असमानता।
तो काफ़ी बार क्या होती है, शासक जो आज के समय इटली की क्रांति हो गई, फ्रांस की क्रांति हो गई, जितनी भी हमारे समाज में क्रांति देख, चाहे चीन की क्रांति हो गई, उसमें क्या चीज़ कॉमन थी कि आपके सामने जो समाज में इतनी बड़ी क्रांति देखने को मिली, क्या चीज़ मुख्य थी? शासन वर्ग का भ्रष्ट होना। मतलब जो शासन वर्ग था उससे जो लोगों की उम्मीद थी वो लोगों को उम्मीदों को पूरा नहीं कर पा रहा था, बल्कि उम्मीद लोग हैं वो परेशानियों से गुजर रहे थे, और शासक क्या कर रहा था, वहाँ पे भ्रष्टाचार में लिप्त है या भोग विलासिता में लिप्त था। उससे क्या हो गया, जनता की समस्याओं को अनदेखा कर दिया। उसने क्या किया भाई, जनता की जो समस्याएं थी उनका ध्यान नहीं रखा, और वो अपने मजे में मस्त रहा। जो पीछे से जो लोग थे उसके नीचे जो काम करते थे उन्होंने खूब भ्रष्टाचार किया, तो लोगों को ये लगा कि हम तो परेशानी झेल रहे हैं और ये अपने सुख में मजे ले रहे हैं, तो इसको क्या हटा देना चाहिए। इसीलिए क्रांति समाज में देखने को मिलती है। अगला क्या, संविधान का उल्लंघन। जब संविधान में नियमों का पालन नहीं होता तो उन्हें जबरन बदला जाता है। तो जब जनता की किसी विषय पर मांग होती है और उस मांग को बदला नहीं जाता, तो क्या किया जाता है आपके सामने, उसके फिर उसको बदलवाने के लिए क्या देखी जाती है, समाज में क्रांति की जाती है। और इससे क्या होता है, ये एक तरीका होता है जिससे जनता अपना असंतोष है वो व्यक्त करती है। तो यही है जब संविधान में जो नियम बनाए जाते हैं उनको सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से नहीं बदला जाए और तो उन्हें जनता के द्वारा जबरन रूप से बदला जाता है, और इसी तरीके से जनता क्या करती है, अपना असंतोष व्यक्त करने का कार्य करती है। अगले वाला पॉइंट है जातीय व वर्ग संघर्ष। तो जातीय और वर्ग संघर्ष क्या होता है, विभिन्न जाति धर्म या वर्गों के बीच में जो संघर्ष भी क्रांति को जन्म देता है। तो अलग अलग प्रकार के जो जन्म जाति हो गया, धर्म हो गया या वर्ग हो गए, उनके बीच में अगर कोई दंगा फसाद देखने को मिल रहा है, उनके बीच में अगर कोई लड़ाई दिख रही है कोई विषय को लेकर, तब भी क्या समाज में क्रांति देखने को मिलती है। जैसे आपके सामने जो नाजियों की क्रांति, जो इजराइल और गाजा का जो युद्ध है वो इसी चीज़ पे, नस्लवाद पे ही डिपेंड करता है। समझ में आ गया ना आपको। और जो आपके सामने सिया और सुन्नी की जो लड़ाई आपको देखने को मिलती है मुस्लिम वर्ग में, वो किसके, आपके सामने धर्म, जो जाति आधारित या धर्म आधारित लड़ाई के ऊपर ये लड़ाइयाँ निर्भर करती हैं, और ये दुनिया में सबसे प्रमुख लड़ाइयों में से हैं। ऐसे नहीं कि छोटी मोटी कोई वर्ग की लड़ाई है, बहुत प्रमुख रूप से आते हैं इन लड़ाइयों को। अगला क्या, क्रांति से बचने के अरस्तु के उपाय। तो राजा को क्रांतियों से बचने के लिए क्या क्या उपाय कर सकता है। पहला है मध्यम वर्ग को सशक्त बने। तो अरस्तु ने पहले क्या बताया कि जो मिडिल क्लास है, समाज का एक ऐसा वर्ग जो क्रांति कर सकता है, जिसके पास आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं है लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा है, जिसमें आज के समय अपना भारत में जो मध्यम वर्ग दबता जा रहा है ना, इसी तरीके से क्या बताया अरस्तु ने, अगर आपको क्रांति से बचना है तो क्या करना है, मिडिल क्लास है, मध्यम वर्ग है, उसको क्या स्थिर बनाना चाहिए, और उसे क्या करना चाहिए, उसे कहा कि संतुलन इसी वर्ग से आता है। मतलब जो सबसे ज़्यादा वर्ग कौन सा होता है, मध्यम वर्ग। अमीर लोग भी बहुत कम होते हैं, गरीब लोग भी बहुत कम होते हैं, मध्य वर्ग है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर वो वर्ग सशक्त हो गया तो इससे क्या है, क्रांति आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, क्योंकि जो आपके सामने क्रांति करने की संभावना इसी वर्ग के सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्या, असमानता और न्याय की स्थापना। तो सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और न्यायपूर्ण व्यवहार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। आपको ये प्रयास करना चाहिए कि सभी व्यक्तियों के लिए आप क्या करो, आपके जो अधिकार हैं वो सबके लिए सम्मान करो। भाई राजा उसको ऐसा होना चाहिए कि चाहे उसका बेटा हो, चाहे जनता, चाहे किसी एक आम नागरिक का बेटा हो, न्याय है वो सभी के लिए सम्मान होना चाहिए। अगर उसके बेटे ने भी गलती की है तो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए, अगर कोई एक आम व्यक्ति के बेटे ने गलती की है तो उसको भी न्याय मिलना चाहिए। तो इससे क्या, जनता में एक सकारात्मक संदेश जाता है, जनता के अंदर ये पहल जाती है कि उसने तो अपने बेटे तक को नहीं बख्शा तो हमें क्यों बख्शेगा, हमें क्या रहना चाहिए, न्यायपूर्ण या उचित ढंग से कार्य करना चाहिए। इससे एक क्या है, एक तो जो समाज होता है उसमें न्याय रहता है, दूसरा जो अधिकार है वो सभी लोगों को ये महसूस नहीं हो पाता है कि हम कम है या हम ज़्यादा हैं। अगले वाला पॉइंट है कानून की पालना करना। तो शासक वर्ग को भी कानून के अधीन होना चाहिए, जहाँ कानून सर्वोच्च होता है। तो क्या है, जो शासक वर्ग होता है उसको भी क्या करना चाहिए, उसको कानून की पालना अनुपालना करनी चाहिए। मतलब राजा है वो ऐसे नहीं है कि जनता पर तो कानून थोप दिए लेकिन खुद कानूनों को बिल्कुल भी नहीं मानता, ऐसा राजा थोड़े दिन टिकता है। राजा, अगर आप राजा हो या शासक हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कानून के नियमों को मानना ही पड़ेगा। आप सबसे पहले नींव डालते हो उन कानूनों की, फिर वो आगे जाकर जनता में स्थापित हो पाते हैं। अगला है क्या, संविधान की सम्मान देना। तो संविधान में बार बार परिवर्तन नहीं हो, यदि हो तो जनहित में हो। तो अगर जो संविधान में आपको अगर बदलाव करना है तो आप अपने फायदे के लिए नहीं करें, किसके लिए होने चाहिए, वो जनहित के लिए होने चाहिए।
जो भी संविधान में बदलाव देखने को मिले, जो भी जनता में बदलाव देखने को मिले, वो किसके लिए? जनता के लिए, हित के हो। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, समाज में लोगों की आदत होती है, वो क्या है, बदलाव को जल्दी से सह नहीं पाते हैं। इसलिए अगर आप बदलाव करते हो संविधान में या किसी भी प्रक्रिया में, तो उसको इसीलिए करो ताकि जनता के लिए हित में हो, जनता का बहुत बड़ा वर्ग वो उस बदलाव को चाहता हो, इसलिए क्या वो सहजता से उस चीज़ को स्वीकार कर लेंगे। अगले वाला पॉइंट क्या? शिक्षा का प्रसार करना। अरस्तु ने शिक्षा को राजनीतिक अस्थिरता का माध्यम माना। शिक्षित नागरिक अपने अधिकारों कर्तव्य को बेहतर ढंग से समझते हैं। तो आपके सामने अरस्तु ने क्या कहा? अगर आपको क्रांति को स्थापित करना है तो आपको क्या करना है? शिक्षा जनता में पहुंचा देनी है। क्योंकि अगर शिक्षित व्यक्ति होंगे समाज में तो वो क्या करेंगे? वो ढोंग में या फिर कोई आदमी उनको राजनीतिक फायदे के लिए बहला फुसला नहीं सकता है। जैसे काफ़ी लोग क्या करते हैं? झूठी क्रांति की रचना कर देते हैं। इंसान, कोई शासक बढ़िया काम कर रहा है लेकिन फिर भी उसके खिलाफ राजनीतिक विरोध के लिए क्या कर लेते हैं? समाज के कुछ लोग हैं जिनको इतने ज्ञान नहीं होता है, कम शिक्षित होते हैं, उनको बहलाना फुसलाना आसान होता है, इसलिए वो क्या कर देते हैं? उन लोगों को बहला फुसलाकर क्रांति का रूप दे देते हैं। इसलिए समाज में जितने ज़्यादा शिक्षित लोग होंगे उतनी ही क्रांति क्या होगी? कम देखने को मिलती है। अगला पॉइंट क्या? शासक का नैतिक आचरण। तो शासक का नैतिक व जनसेवी होना जरूरी है। भाई नेता हो सकता है कि समाज में काफ़ी बार समय शासक का अच्छा है, बुरा है, जो वक्त है वो भी बुरा आ सकता है, अच्छा आ सकता है, लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ क्या है? जो शासक अगर हमेशा जनता के बीच में रहेगा, जनता की बातों को सुनेगा और नैतिक आचरण करेगा, भाई कम से कम वही है ना कि न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ दिखना भी चाहिए, जनता के बीच में उसकी स्वीकृति भी होनी चाहिए। तो यही है, जनता के बीच में अगर शासक रहेगा, जनता की सेवा करता हुआ दिखाई देगा और नैतिक तरीके से चलेगा तो क्या होगा? जनता उसको स्वीकार करेगी। जैसे कोरोना का समय आया था, कोई भी शासक है अगर वो क्या जनता के बीच में रहता, अगर कार्य करता है ऐसे समय में, तो क्या होती है? जनता कहती है कोई बात नहीं, बुरा वक्त तो देखो आता रहता है, उसके हाथ में भी नहीं था ये सब चीज़ें, लेकिन उसने अपने तरीके से पूर्ण रूप से प्रयास किया, इसलिए क्या जनता की स्वीकृति देखने को मिलती है इस चीज़ में। निष्कर्ष की बात करें, अरस्तु ने क्रांति को राज्य का एक खतरा माना है। तो अरस्तु ने क्या कहा? क्रांति है वो एक राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकती है और इसके कारणों को समझकर संतुलन और स्थायित्व को बढ़ावा देने का सुझाव दिया है। तो अरस्तु ने क्या क्या बताया? अरस्तु ने कहा क्रांति है वो किसी भी समाज के लिए और किसी भी राज्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। हमें इसके कारणों को समझकर क्या करना चाहिए? इसमें संतुलन और स्थायित्व को लागू करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि कोई भी शासक है उसके राज्य में कम से कम क्रांति देखने को मिले। अगर क्रांति होगी तो उसका शासन है वो डुलेगा। उनका मानना था यदि न्याय, असमानता और संविधान का पालन हो तो क्रांति की संभावना समाप्त हो सकती है। तो उन्होंने क्या माना था? यदि न्याय, समानता और संविधान का, अगर संविधान का पालन किया जाए, न्याय को माना जाए और समानता से रहा जाए तो क्रांति है उसकी संभावना बहुत कम देखने को मिलती है। आज भी अरस्तु के विचार में लोकतांत्रिक शासन में राजनीतिक असंतुलन और सुधार के लिए प्रासंगिक माने जाते हैं। तो अरस्तु ने क्या कहा कि लोकतांत्रिक शासन में राजनीतिक संतुलन और सुधार के लिए क्या किया जाता है? प्रासंगिक माने जाते हैं। तो यही है, आज के समय भी अगर अरस्तु के विचारों को पढ़ें तो आपको पता भाई थे इतनी चीज़ पढ़ी, कोई क्रांति, अगर कोई भी समाज में कोई राज्य में क्रांति क्यों है, यही तो कारण होगा पीछे। तो यही बात है कि अरस्तु जो विचार दिया वह आज के समय भी प्रासंगिक है, चाहे वो बहुत आज से कम में बहुत साल पहले यह चीज़ लिखी है, लेकिन वह चीज़ आज भी प्रासंगिक है। तो कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, और कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हो कोई भी फ्लिपकार्ट या मंत्रा से, तो यहाँ पर प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप खरीद सकते हो। धन्यवाद।